शोभना की शादी कुछ ही समय पहले राहुल से हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से राहुल की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब शोभना अपनी ननद विशाखा और सास शकुंतला के साथ गांव में रहती है। इन तीनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। अब ये तीनों ही एक दूसरे का सहारा है। विशाखा, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब हम माँ को क्या देंगे? भाभी, कुछ तो होगा। देखो, अगर थोड़े चावल पड़े हो तो मैं रामू काका की दुकान से दाल ले आती हूँ, पैसे बाद में दे देंगे। माँ के लिए खिचड़ी तो बन ही जाएगी। रामू काका अब उधार नहीं देंगे। उन्होंने कल ही मुझसे कहा था कि पहले पुराना उधार चुकता करो, फिर दुकान से कोई सामान मिलेगा। ये सब बातें शकुंतला भी सुन रही होती है। वो अपनी बहू और बेटी के पास आकर कहती है, अब बहू, मुझे ना आज भूख नहीं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन माँ, आपको तो दवाई लेनी है ना, और अगर आपने दवाई नहीं खाई तो आप बीमार पड़ जाएंगी। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। जो अपने बेटे के मरने का गम सह गई हो, अब उसे किसी चीज से क्या फर्क पड़ेगा। शकुंतला की बात सुनकर शोभना और विशाखा को बहुत दुख हुआ। वो दोनों ही राहुल को याद करके रोने लगी। अगर भैया जिंदा होते तो माँ को कभी इस तरह भूखा नहीं रहना पड़ता। और हम माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। भाभी, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप हमारे लिए अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? और यही बात तो मैं तुम्हें रोज कि मेरे पति का घर अब मेरा घर है और उनकी माँ मेरी माँ है। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए विशाखा। मैं आप दोनों को इस हालत में छोड़कर शादी नहीं कर सकती। और वैसे भी आजकल लोग बहुत समझदार हो गए हैं। गरीब की बेटियों की शादी इतनी आसानी से कहाँ होती है। चलो छोड़ो इन सब बातों को। अभी फिलहाल तुम कुएं से जाकर पानी ले आओ, मैं माँ के लिए चावल उबाल देती हूँ, कुछ तो जाएगा उनके पेट में। विशाखा मटका उठाकर पानी लेने चली जाती है। अब वो कुएं पर जाती है तो विमला अपने बेटे सोनू को पीट रही होती है। कितनी बार कहा है तुझसे, इतनी शैतानी मत कर इतनी शैतानी। अब कौन लाएगा तेरे लिए पतंग? विशाखा उसे बचाते हुए कहती है, अरे भाभी बस करो, कितना पीटोगी इसे? ऐसा क्या कर दिया इस बेचारी ने? अरे क्या बताओ विशाखा, इसके बापू कल दूसरे गांव गए थे, वहां से इसके लिए पतंग लेकर आए। ये देख, इसने पतंग को पानी में फेंक दिया। इस पूरे गांव में पतंग की एक भी दुकान नहीं है। अब इसके लिए दूसरे गांव कौन जाएगा पतंग लेने के लिए? बेटा सोनू, तुमने पतंग को पानी में क्यों गिराया? विशाखा दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, गलती से गिर गई। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी सी पतंग बना कर दूंगी। ठीक है विशाखा, ले जा इस मुसीबत को और रात तक भेजो माती से घर पर, नहीं तो इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। विशाखा सोनू को अपने साथ ले जाती है। वो कुछ अखबार निकाल कर लाती है और फिर चूल्हे के पास से कुछ लकड़ियां लेती है और उन लकड़ियों को बहुत पतले पतले हिस्सों में काट देती है। वो कुछ सोचने लगती है। उसे इस तरह सोचता देख शोभना उससे पूछती है, क्या सोच रही हो विशाखा? भाभी, मुझे सोनू के लिए पतंग बनानी है। सामान तो मिल गया है, लेकिन इसे चिपकाऊं कैसे? आटे की लई बना ले। ये आटे की लई क्या होती है? हम आटे और पानी की मदद से ऐसा मिश्रण बना सकते हैं जो फेविकोल या गम का काम करता है। अच्छा, तो भाभी बना दो ना। लेकिन घर में तो आटा भी नहीं है, अब क्या करें? विशाखा दीदी, आटा मैं अपने घर से ले आता हूँ। हाँ जा, जल्दी से लेकर आ। सोनू दौड़कर अपने घर से आटा ले आता है और शोभना उसे आटे की लय बनाकर दे देती है। अब विशाखा एक बहुत सुंदर पतंग बना देती है। हालांकि पतंग अखबार की होती है, लेकिन बाजारों में मिलने वाली पतंग की तरह ही होती है। सोनू उस पतंग को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह दीदी, कितनी अच्छी पतंग बनी है। ये तो बापू की पतंग से भी अच्छी पतंग है। मैं अभी अपनी माँ को, अपने दोस्तों को ये पतंग दिखा कर लाता हूँ। सोनू खुशी खुशी सबको वो पतंग दिखाता है। पहले तो सोनू के दोस्त उस पतंग का मजाक उड़ाते हैं। अरे ये कोई असली पतंग नहीं है, ये तो अखबार से बनी है। हाँ, ये असली वाली पतंग की तरह आसमान में थोड़ी ना उड़ेगी। अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेगी? ये आसमान को छू कर भी आएगी और हवा से बातें भी करेगी। यकीन नहीं आता तुम लोगों को? तो ये देखो।
अब सोनू ने उस पतंग को उड़ाना शुरू किया तो वो पतंग बहुत ऊंची उड़ने लगी। सारे बच्चे पतंग को देखकर बहुत खुश होने लगे। अब गांव के सभी बच्चे विशाखा के पास गए। दीदी हमारे लिए भी सोनू जैसी पतंग बना कर दो ना। विशाखा दीदी मेरे लिए सोनू से भी बड़ी पतंग बना कर देना। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं आती पतंग बनाना, चलो भागो अपने घर। अरे क्यों भगा रही हो विशाखा, बना दो ना। भाभी देखिए तो कितने सारे बच्चे हैं, पूरा दिन और पूरी रात लग जाएगी इनकी पतंगों को बनाने में। अब अगली सुबह सारे बच्चे अपने अपने माता पिता को लेकर आते हैं। क्यों रे विशाखा, तुमने विमला के बेटे के लिए तो पतंग बना दी, हमारे बच्चों के लिए पतंग क्यों नहीं बना रही? दीदी गांव के सारे बच्चे पतंग बनाने के लिए बोल रहे हैं, अब आप ही बताओ, मैं सबके लिए पतंग बनाऊंगी तो पूरा दिन और पूरी रात लग जाएगी। अरे तो क्या हुआ विशाखा, हम तुमसे फ्री में पतंग नहीं बनवाएंगे, तुम पतंग के बदले पैसे ले लेना। हाँ विशाखा बहन, हम दूसरे गांव से 50 रुपए की एक पतंग लाते हैं, तुम हमसे एक पतंग के 100 रुपए ले लेना। आखिर तुम खुद से पतंग बनाओगी, इतनी मेहनत करोगी, इससे तुम्हारी कुछ आर्थिक मदद भी हो जाएगी और हम तुमसे पतंग खरीदेंगे तो हमारे पैसे सही जगह जाएंगे। आखिर तुम हमारे गांव की लड़की हो। गांव वालों की बात सुनकर शोभना कहती है, अब ठीक है, विशाखा सबके लिए पतंग बना देगी। अब जिस जिसको कल सुबह पतंग चाहिए वो आज ही 100 रुपए जमा करा दे, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कल सुबह तक हमें कितनी पतंग बनानी है। शोभना की बात सुनकर गांव वालों ने पैसे जमा करवाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में शोभना के हाथ में 1300 रुपए थे। विशाखा, अभी कुछ देर पहले तक हमारे पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी, अब देखो 1300 रुपए इकट्ठे हो गए। हमें सुबह तक 13 पतंग बनानी है। अरे आसानी से बन जाएगी। आप ठीक कह रही हो भाभी, एक काम करो, आप रामू काका की दुकान से घर के लिए थोड़ा राशन और आटा ले आओ, मैं अखबार और कुछ लकड़ियां जमा करती हूँ। विशाखा, शोभना और शकुंतला ने उस दिन पेट भर कर खाना खाया और फिर वो अपने काम में लग गई। विशाखा अखबार और लकड़ियां काट रही थी, तभी शोभना बोली, अरे विशाखा, मुझे भी तो कोई काम बताओ, मैं क्या करूं? भाभी आप इन पतंग को अच्छी तरह सजा दो। घर में कुछ फटे पुराने कपड़े रखे होंगे, उनको काट काट कर पतंग की पूंछ पर चिपका दो। जब आसमान में उड़ेगी ना तो बहुत अच्छी लगेंगी। और हाँ, घर में कुछ मोती, सितारे, रंग या जो कुछ भी सजावट का सामान हो ना, वो सब ले आओ। हाँ, हर एक पतंग को हम बहुत अच्छे से सजाएंगे। अब शोभना और विशाखा ने घर में पड़ी फालतू चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और सुबह होने से पहले 13 पतंग बनाकर तैयार कर दी। बच्चे सुबह पतंग लेने आए तो बहुत खुश हुए। अब हर रोज इसी तरह शोभना को कभी 14 तो कभी 15 पतंग बनाने के ऑर्डर्स मिल जाते। भाभी, हमारे गांव के आसमान में केवल हमारी बनाई पतंगे ही उड़ती हैं। हाँ, लेकिन अब हमें अपने हाथ और भी ज्यादा चलाने होंगे, क्योंकि अब आसपास के गांव वाले भी हमारे पास ही पतंग बनवाने आने लगे हैं। भाभी, मैं सोच रही थी कि कल हम शहर जाकर पतंगों के लिए रंग बिरंगी कागज और पन्नियां ले आएं, और मांझा भी। लोग हम इसे पतंग खरीदेंगे तो मांझा भी हम ही दे देंगे, इससे हमें बहुत फायदा होगा। और रंग बिरंगी सुंदर सुंदर पतंगे भी हम और ज्यादा दाम में बेचेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो विशाखा। अब हमें कुछ मजदूरों की भी जरूरत पड़ेगी जो हमारी मदद कर सके। मैं सोच रही थी कि एक दुकान भी ले लें। विशाखा और शोभना शहर से पतंग बनाने के लिए बहुत सारा सामान लेकर आई। गांव की चौपाल पर उन्होंने एक पतंग की दुकान भी खोली, जिसका नाम उन्होंने रखा राहुल पतंग। उनके इस काम में उनकी माँ भी हाथ बटाने लगी और इस तरह उनकी गरीबी दूर हो गई। एक दिन दुकान पर एक बच्चा आया। विशाखा दीदी, मेरी पतंग सारे बच्चे काट देते हैं, मुझे टाइनी मंदा चाहिए। विशाखा बच्चे को समझाते हुए कहती है, नहीं छोटू, अच्छे बच्चे चाइनीज मांझा इस्तेमाल नहीं करते। चाइनीज मांझे से आसमान में उड़ने वाले पंछियों को, जानवरों और इंसानों को चोट लगती है। कभी कभी चोट इतनी ज्यादा लगती है कि उनकी मौत भी हो जाती है। और पतंग उड़ाते समय तुम्हारी कोमल कोमल उंगली भी तो कट सकती है ना छोटू? दीदी, इतना खतरनाक होता है ये टाइनी मंदा? फिर तो आप मुझे वो वाला दे दो जिससे किसी को कभी भी चोट ना लगे।